मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर ला है। इस पेपर को आप देख लीजिए। पेपर का सेट आपका क्या है, जेबी है। यहाँ पे आपको संपूर्ण पेपर बताने वाले हैं, साथ में आपको बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र भरने का तरीका भी बताएंगे कि मानचित्र को आप कैसे भरेंगे। सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में मानचित्र पे भर के बताएंगे और सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी प्रश्नों को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका पेपर मिलेगा तो पेपर रहेगा टोटल 70 नंबर का आपका, और ये 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ये तो आप सभी को पता होगा। यहाँ पे कुछ जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, इसके निर्देश जानना जरूरी होता है, इसलिए कि इसमें मैक्सिमम सवालों को क्या करना है, आपको करना है और कुछ सवालों को छोड़ना भी है। तो यहाँ पे आप सभी को मानचित्र वाले कितने प्रश्न करने हैं, क्या करना है, सभी निर्देश में लिखा रहता है, इसलिए निर्देश को ध्यान से पढ़िएगा। नोट दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ में आप कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। ये प्रश्न पत्र 2 खंड और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर ही देना है। नीला पेन या काले बाल पॉइंट का ही प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न OMR शीट भरना रहेगा। इसके साथ देखिए, खंड अ में यदि आप निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें, OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, न इरेजर न वाइट, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ देखिए, आपका मुख्य निर्देश यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ पे देखिए, खंड ब में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जिसमें वर्णात्मक 1 वर्णात्मक सेकंड 2 भागों में बता रहेगा। इसके साथ में आपको मानचित्र से संबंधित भी प्रश्न दिए रहेंगे। खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही करना है आपको। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न कर, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ऐसे छात्रों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से 9A और 9B प्रश्न लिखने के लिए रह गए, अर्थात उनको मानचित्र वाले जो प्रश्न भरने रहते हैं वो उनको भरना नहीं है। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए। यहाँ से प्रारंभ होता है खंड अ के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्नों को आप जरूर देखिए। खंड अ पार्ट ए, बहुविकल्पी प्रश्न पहले आप देखिए। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आपको OMR उत्तर पत्र पर चिन्हित करना है। यहाँ पे चलिए, यहाँ से पहला प्रश्न आपका है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को एकदम याद रखिएगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपके कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। इसके साथ में आप वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए, आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है? दूसरा नंबर का कि आनंद मठ के उपन्यास के लेखक के बारे में बताना है। आनंद मठ जो है, इसके उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, तीसरा नंबर का है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1991, 1994, 1952, 1995। तो कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन, कथा सागर। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो है गुलामगिरी। इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि गुलामगिरी जो लिखा गया किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, सत्ता के क्षैतिज विवरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता के क्षैतिज विवरण से जो तात्पर्य है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा है, इसका ये मतलब है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए,
देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला नंबर है आपका 6 नंबर का प्रश्न। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है, संघीय राज्य में नहीं शामिल, उसको बताना है। देखिए राज्य में जैसे मणिपुर क्या है, राज्य है, त्रिपुरा क्या है, राज्य है, हिमाचल प्रदेश क्या है, राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ पूछा है कि कौन सा संघीय राज्य नहीं, मतलब राज्य नहीं है, मतलब त्रिपुरा मणिपुर हिमाचल प्रदेश तो राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि राज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है, धर्म को कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है, इसके साथ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी कटौती है। तो देखो, आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, फिर इसके अलावा धन और अपराधी तत्वों का प्रभाव। देखिए राजनीतिक दलों के सामने ये सभी चुनौतियां देखने के लिए मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से ये सभी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है यहाँ पे 9 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, यानी दोष बताना है। लोकतंत्र का अवगुण क्या है, धनी व्यक्तियों का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यकों का प्राथमिकता, इनमें से सही। लोकतंत्र का जो अवगुण है ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि धनी व्यक्तियों का शासन, ये अवगुण मतलब दोष देखने के लिए मिलता है। दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा, आपको बताना है कि संविधान के अनुसार राजभाषा कौन सा है। तो ये आपका हिंदी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि राजभाषा जो है हिंदी को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो चूना पत्थर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे चलिए 12 नंबर का देखिए कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो उदारीकरण की जो शुरुआत हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, देखिए आपका देखिए 13वां नंबर का आपका प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है एक अनवीकरण योग्य संसाधन। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए लौह संसाधन का मतलब होता है कि यहाँ पे एक दिया है नवीकरण योग्य, एक दिया है अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य मतलब होता है जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, नवीकरण योग्य हो जाता है। अनवीकरण योग्य का मतलब होता है जिसे आप एक बार समाप्त हो जाने के बाद आप उसे दोबारा नहीं बना सकते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे लौह अयस्क हुआ, लौह अयस्क या लोहा समाप्त हो जाएगा तो दोबारा नहीं बन पाएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो होता है आपका तांबा का अच्छा उत्पादक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से, देखिए आप प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय और चतुर्थ क्षेत्र को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है आपका कछुआ जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मछुआरा। ठीक है, यहाँ पे मछुआरा है तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए 17 नंबर का कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय जो उद्यान है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए आपका है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो आपको बताना है कि बांग्लादेश ग्रामीण जो बैंक इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा जो 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यहाँ पे देखिए खंड ब वर्णात्मक फर्स्ट है। जितने प्रश्न बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप देख के प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपको सीधे मानचित्र वाले सवाल आपको बताने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। 4 नंबर का रहता है या अथवा में। असहयोग आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उन आंदोलन को जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ये आंदोलन के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ठीक है, अगला देखिए संघवाद का क्या अर्थ है, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए या अथवा में। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर का, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं का बताइए, अथवा में दिया है। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए आप। आपका अगला नंबर का प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ है। भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों का विवेचना कीजिए। ये टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहता है। इसके साथ यहाँ पे देखिए वर्णात्मक जो सेकंड आता है, वर्णात्मक सेकंड में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का रहता है और 150 शब्दों में इसका उत्तर देना रहता है, यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आता है। 5वां देखिए फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, इसको आप पढ़ लीजिए अथवा में। विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी के क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। साथ में 6वां नंबर का प्रश्न है भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए अथवा जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। इन सभी प्रश्नों को एकदम पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बता देते हैं, जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है इन सभी प्रश्नों को आप पढ़िएगा और इन सभी प्रश्नों को एकदम तैयार करके चले जाइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों का स्पष्ट कीजिए। टोटल 6 नंबर। तो जितने प्रश्न बताया गया है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करते रहिएगा। चलिए आपको मानचित्र वाले सवाल बताते हैं। देखिए मानचित्र वाले सवाल पढ़ने से पहले एक सवाल और देख लीजिए 8वां नंबर का। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ये टोटल 6 नंबर का इस तरह प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ से प्रारंभ होते हैं मानचित्र के सभी सवाल। देखिए आपके मानचित्र वाले जो सवाल हैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और सभी प्रश्नों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। निर्देशक प्रश्न संख्या 9 और 9B मानचित्र से संबंधित है। 9A में आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 1 मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ये जान लीजिए। देखिए पहले आपको इतिहास वाला मतलब जो रहता है उसमें का प्रश्न आपको करना रहेगा। जैसे देखिए आपका पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका लाहौर में। ठीक है, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। अब देखिए मानचित्र जैसे है, मानचित्र पे भरेंगे कैसे, मेन तो है मानचित्र पे भरना। तो देखिए ये आपका मानचित्र है। मानचित्र में लाहौर पड़ता कहाँ पे है, तो लाहौर है आपके पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान देखिए ये आपका क्या है, ये वाला भाग आपका पाकिस्तान है और लाहौर को यहाँ भर दे। देखिए इस गोले के चिन्ह जिसके द्वारा आपको दिखाना होगा वो जरूर बनाएगा। देखिए ऐसे गोला बना के ऐसे डॉट द्वारा दिखाना है। ये आपका 9 का कौन सा है, 9A का पहला नंबर है और पहले का क्या है आपका लाहौर उत्तर है, लाहौर। इस तरह आप इसका पहले का भर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आ जाइए। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आपका आनंद भवन कहाँ पे है, इलाहाबाद, अर्थात इस समय वर्तमान में नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो आप प्रयागराज लिखिएगा। ठीक है, ये प्रयागराज। चलिए मानचित्र में भरते हैं। अब देखिए प्रयागराज कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका उत्तर प्रदेश में, और ये वाला भाग क्या है आपका उत्तर प्रदेश। और प्रयागराज कहाँ पे पड़ेगा, तो प्रयागराज आपके नियर अबाउट यहाँ पे बना दीजिएगा कहीं पे, और यहाँ पे ऐसे तीर खींचिएगा। 9A का लिखिएगा, सेकेंड नंबर है आपका, यहाँ लिखिए प्रयागराज, प्रयागराज।
ठीक, ऐसे भर लीजिएगा। अब देखिए आपका अगला नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको यह बताना है। देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, 1929 में और 1927, इसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। जैसे 1927 में आपका जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मद्रास में। इसके साथ में आप याद रखिएगा कि 1920 वाला दिसंबर 1920 में जो आपका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। ये पढ़ के जरूर जाइएगा, आपके पेपर में आता है। देखिए मद्रास है आपका, मद्रास भरेंगे कैसे, तो मद्रास आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका तमिलनाडु, और यहाँ पे आपको पड़ेगा मद्रास। इस तरह गिना खींचिएगा और तीर द्वारा 9A का कौन से नंबर का है, तीसरा नंबर ये है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप मद्रास। ठीक है, इस तरह साफ सुथरा एकदम भरिएगा, आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा गया था, तो नमक कानून कहाँ पे तोड़ा गया था, दांडी में। ठीक है, कहाँ पे तोड़ा गया था, तो दांडी में ये नमक कानून तोड़ा गया था। किसके द्वारा तोड़ा गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। देखिए मानचित्र में देखेंगे, यह है आपका गुजरात, गुजरात में पड़ता है दांडी। यहाँ पे ऐसे बनाइएगा और इस तरह तीर खींचिएगा। 9A का कौन सा नंबर का है, चौथे नंबर का, और यहाँ पे लिख दिया दांडी। ठीक, इस प्रकार से आप इसको दिखा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था, तो ये तो हुआ था आपका चौरी चौरा कांड गोरखपुर में। और गोरखपुर पड़ता कहाँ पे है आपका, तो गोरखपुर पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो चलिए, ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में गोरखपुर नियर अबाउट यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसको तीर द्वारा ऐसे खींच लीजिएगा, चाहे इधर खींच लीजिए चाहे इस साइड खींच लीजिए, चाहे मतलब तीर के द्वारा दिखा दीजिएगा। ये 9A का कौन सा है, 5वां नंबर, यहाँ 5वां नंबर है। ठीक है, 5वां नंबर हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए गोरखपुर, गोरखपुर। इस प्रकार से भर लीजिएगा। तो ये 5 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से आपको देना रहेगा। जैसे रहेगा तीर द्वारा, जितना साफ सुथरा बना सकते हैं उतना अच्छे से बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 9A का ये प्रश्न था। अब चलिए आपको 9B पे लेकर चलते हैं, और मानचित्र वाले जो भूगोल के प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों को करके आपको बताते हैं। देखिए 9B है, इसमें यह भूगोल से संबंधित भी आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका 5 प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह के द्वारा, वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है 10 लाखी नगर। तो क्या याद रखेंगे, कानपुर, कानपुर। ठीक है, तो कानपुर को दिखाना है। तो मानचित्र में चलिए आपको मानचित्र में इसको भी भर के दिखा देते हैं। तो देखिए ये है आपका मानचित्र। अब मानचित्र में देखिए यह है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कानपुर यहाँ पे नियर अबाउट पड़ता है। तो ये आप भर लेंगे 9A, 9B है ना, तो 9B लिखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या सही से लिखिएगा, केवल पहला है। और यहाँ पे क्या है आपका कानपुर है, तो कानपुर लिखेंगे, कानपुर। ठीक है, इस प्रकार से भरिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक पड़ता है। कौन है, कर्नाटक। अब कर्नाटक है तो मानचित्र में अब भर लीजिए कर्नाटक। देखिए ये वाला, ये तो है मुंबई यानी महाराष्ट्र है, और ये वाला भाग आपका क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक में ऐसे किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, देखिए चिन्ह के द्वारा वाई द्वारा दिखाना है, तो यहाँ पे वाई बनाइएगा। देखिए हम भूल गए हैं दिखाना, आप वाई बना लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे त्रिभुज के द्वारा दिखाना है, तो यहाँ पे आप त्रिभुज बनाइएगा। ठीक है, देखिए इस तरह त्रिभुज बना लीजिएगा, और यहाँ पे एक गोला बना लीजिएगा ऐसे, और इसको ऐसे चिन्ह द्वारा दिखा लीजिएगा। कौन सा है, 9B सेकेंड नंबर है, और यहाँ पे लिख दीजिए कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की राजधानी आपको बताना है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। तो ये है आपका मानचित्र। मानचित्र में देखिए ये पड़ता है गुजरात, ये है आपका जयपुर। और किस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो इस डॉट चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा। देखिए यही है आपका जयपुर, यहाँ पे ये दिखा दीजिए। 9B कौन से नंबर का है, तीसरा नंबर ये है, और यहाँ पे लिखे थे जयपुर, जयपुर। इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगला देखिए, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो दक्षिण भारत की एक नदी हम बताते हैं कावेरी नदी, याद रखिएगा, कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये कावेरी नदी है कहाँ पे, तो ये आपके तमिलनाडु से ही होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा चिन्ह है, इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो चिन्ह ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बना के ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पे 9B कौन से नंबर का है, चौथा नंबर है, और यहाँ पे लिखे कावेरी, कावेरी नदी लिख दीजिए,
कावेरी नदी। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना लेंगे आप। अब देखिए आपके सामने अगला है, चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो आपको चाय उत्पादक क्षेत्र तो पता है, असम है। कौन है? असम। सबसे ज़्यादा चाय यहीं पर उत्पादन होता है। अब इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। तो चलिए अब देखिए मानचित्र है, मानचित्र में असम कहाँ पे पड़ता है? तो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला यही पड़ता है असम। और इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो ऐसे चिन्ह बना के ऐसे, ठीक है, जो चिन्ह रहेगा ऐसे दिखा दीजिएगा। और यहाँ से खींच के इसको दिखा सकते हैं 9B का 5वां नंबर है, और ये हो जाएगा आपका असम। असम। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, पूरे मानचित्र को ऐसे भरिएगा जैसे आपको बताया गया है। इस तरह भर दीजिएगा, आपको 100 पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसलिए बता दिया जा रहा है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को केवल बता देंगे तो आप उन प्रश्नों को देख के आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी प्रश्न आपको बताएं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकदम तैयार कीजिए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी तक आप चित्रकला का पेपर नहीं देखे हैं, जो वायरल पेपर है, तो उस पेपर को जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट से आपको चित्रकला का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।